रेफ्रिजरेशन के मेथड्स क्या क्या हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेशन के क्या क्या मेथड्स हैं। तो पहला जो हमारा मेथड हम देखेंगे ये नेचुरल रेफ्रिजरेशन या आइस रेफ्रिजरेशन। ठीक है, ये जो मेथड है ये मोस्टली हम लोग इन जनरली यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि आइस को डायरेक्टली यूज किया जाता है। ठीक है, आइस को डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब आइस का टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो आपका जो टेम्परेचर हो सकता है वो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आएगा, 5 to 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? अगर आपका आइस का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसका टेम्परेचर 5 to 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आ सकता है। क्लियर, समझ पा रहे हैं? तो अच्छा, अब आपको क्या करना है, अगर इसको टेम्परेचर को ड्रॉप करना है तो हम लोग आइस में साल्ट मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं। तो नमक मिलाने से क्या होगा, जो मेल्टिंग होगी आइस की वो बढ़ जाएगी। तो आइस की मेल्टिंग बढ़ जाने से, आइस की मेल्टिंग बढ़ जाने से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा बढ़ जाता है और टेम्परेचर 5 to 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ आ जाता है। क्लियर है? अभी हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है तो इस नाते जो मिनिमम टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं वो हमारा कितना हो सकता है 5 से 10 डिग्री सेल्सियस। इससे कम हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है तो 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइस में आपको साल्ट मिलाना पड़ेगा, नमक मिलाना पड़ेगा, जिससे कि रेट ऑफ मेल्टिंग आइस की बढ़ जाती है और रेट ऑफ मेल्टिंग आइस की बढ़ जाने से हमारा क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा और टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है, आगे हम इसी चीज को देखते हैं कि क्या कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। देखिए, ऑर्डिनरी आइस है ना, नॉर्मल आइस जो है इट इज यूज फॉर कीपिंग द स्पेस एट टेम्परेचर बिलो द सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, रेफ्रिजरेशन का सिंपल मीनिंग यही होता है। द टेम्परेचर ऑफ आइस इज कंसिडर्ड टू बी हाउ मच, अभी मैंने बताया था कितना टेम्परेचर में हम एज्यूम करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों 0 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसे डायरेक्टली हम एज्यूम नहीं कर रहे क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इट शुड बी 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अब कितने डिग्री सेल्सियस तक के फूड को मेंटेन कर सकता है, अभी मैंने कितना बताया था 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक के फूड को ये क्या कर पाएगा, मेंटेन कर पाएगा, है ना। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, खराब होने लगेगा। अब 5 to 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाने के लिए मैंने क्या बोला था, अगर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर लेके आना है तब आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, साल्ट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड देन वी ऐड साल्ट इन आइस। ठीक है, तो अब अगर आइस को डायरेक्टली जो हमारे पास जिनको रेफ्रिजरेट करना है, जिसको खराब होने से बताना है, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाता है। अच्छा, आइस क्यों साल्ट, आइस में साल्ट क्यों डाल रहे हैं, इससे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जब बढ़ जाएगा तो जो टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस था, 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस था, इसका टेम्परेचर घट के कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, इससे भी हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जब हम लोग साल्ट को मिक्स करेंगे आइस के साथ। ठीक है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होगा, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आइस होगा वो अलग जगह पे होगा। ठीक है, जिसको हमें रेफ्रिजरेट करना है वो अलग हो जाएगा और उसमें सर्कुलेट करने के लिए हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। इसमें बस सिंपली आप ये समझ लीजिए कि जो आइस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा जो हमारे फूड है। ठीक है, जिसको हमें मेंटेन करना है, जिसको हमारा टेम्परेचर लो करके रखना है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट कांटेक्ट रेफ्रिजरेशन बोलेंगे। ठीक है, इसका एप्लीकेशन कहां है, आपने देखा होगा छोटे छोटे दुकानों पे
ठीक है। एक बड़ा सा बॉक्स रहता है, उसमें हम लोग आइस डाल देते हैं, ठीक है। आइस डाल के छोटे छोटे दुकान पे हम लोगों को ये देखने को मिल सकता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो करना है तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह के टेम्परेचर को लोग मेंटेन रखना है तो छोटे से बॉक्स में हम लोग आइस डायरेक्टली डाल देते हैं और उसका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं 5 to 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दिस इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप, है ना। अब यहां पे देखिए ये वर्क कैसे करता है। देखिए ये हमारा है आइस, ठीक है, और ये हमारे क्या है फूड स्टोरेज। ये फूड है या जहां पे कोई भी सब्सटेंस रख सकते हैं जिसको आपको रेफ्रिजरेट करना है। अब देखिए आइस है ना, ये आइस है। जब एयर आएगा, सपोज करिए एयर यहां से आ रहा है ना, एयर यहां से आ रहा है, तो जब ये एयर आ रहा है तो ये एयर हल्का होगा, है ना। ये एयर हमारा क्या होगा, हल्का होगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे ये एयर हल्का है तो दिस इज लेस डेंसर, इसकी डेंसिटी हमारी क्या है, कम है। तो इसी नाते जब इसकी डेंसिटी कम है तो ये फ्लो कैसे कर रहा है, नेचुरल कन्वेक्शन। ये हमारा किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, नेचुरल कन्वेक्शन। और नेचुरल कन्वेक्शन मतलब क्यों होता है, नेचुरल कन्वेक्शन होता है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। तो जब ये हॉट होगा तो हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है ना, हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है, ठीक है। अच्छा, अगर आइडियल गैस है तो आप डायरेक्टली इक्वेशन भाई यूज करके लगा सकते हो, P बराबर रो आर टी, ऐसे रहो। तो गैस तो है तो आर गैस कांस्टेंट होगा, समझ पा रहे हो। अब देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए, यार अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए डेंसिटी को घटना पड़ेगा कि नहीं। तो यहां पर चूंकि ये हाई टेम्परेचर एयर है तो इसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, लेस डेंसर, व्हाई, टेम्परेचर इज मोर। समझ पा रहे हो। अब ये जाएगा किसके पास, आइस के पास। यहां आइस के पास गया, आइस के पास गया तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, एयर का घटेगा। इसका टेम्परेचर किसका घटेगा, एयर का। एयर का टेम्परेचर हमारा घटेगा। अब देखो जब यहां पर एयर का टेम्परेचर घट रहा है तो बताइए P बराबर रो आर टी, प्रेशर तो सेम रहना है। अब की बार टेम्परेचर घट रहा है तो डेंसिटी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब डेंसिटी बढ़ गया तो ये ऊपर नहीं रह पाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा। एयर हमारा किस तरफ आएगा, नीचे, क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई। तो डेंसिटी बढ़ गई तो एयर हमारा इस तरफ आएगा, समझ पा रहे हैं। एयर ऐसे आएगा। अब ये हमारा कोल्ड एयर है, ये हमारा कैसा एयर है, कोल्ड एयर। दिस इज कोल्ड एयर, ठीक है। तो एयर जब इसके कांटेक्ट में आएगा, अब यहां पे कोई ना कोई फूड रखा होगा। अब जब ये इनके फूड के कांटेक्ट में आएगा तो वहां से उस फूड का हीट लेगा, समझ पा रहे हो। जैसे हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक का एक कैन है, तो कोल्ड ड्रिंक का कैन है, तो जब ये हमारा कोल्ड एयर आएगा तो इसको हीट मिलेगा कोल्ड ड्रिंक से। कोल्ड ड्रिंक से हीट मिलेगा तो चूंकि ये हीट इस एयर को ट्रांसफर हो गया है तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। तो अब देखो जब ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, देखो टेम्परेचर बढ़ गया तो डेंसिटी फिर से क्या हो गई, घट गई। तो जब डेंसिटी घट गई तो ये एयर ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा कि नहीं, बताइए। ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा, समझ पा रहे हो। ये नीचे क्यों आया, ये नीचे इस नाते आया क्योंकि उसका टेम्परेचर घट गया था। टेम्परेचर क्यों घटा, जब एयर हमारा आइस के कांटेक्ट में आया तो ठंडा हो गया। ठंडा होने से टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, घट गया। और टेम्परेचर घट जाने से डेंसिटी हमारी बढ़ गई। और जब ये डेंसिटी बढ़ गया, जब डेंसिटी बढ़ गया तो ये भारी हो गया। भारी हो गया तो ऊपर रह नहीं सकता, ये नीचे आएगा। तो इसके नाते डेंसिटी बढ़ने के नाते ये नीचे आया। फिर जब यहाँ पे जो फूड है उनके कांटेक्ट में आया, उनके कांटेक्ट में आने से उनका टेम्परेचर बढ़ गया। तो जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ गया तो डेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जब डेंसिटी घट जाएगा तो ये हल्का हो गया तो ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाके फिर ये इसके कांटेक्ट में आएगा, फिर ये भारी हो जाएगा। इस तरह से नेचुरल कन्वेक्शन होगा। नेचुरल कन्वेक्शन मतलब एयर ऊपर नीचे मूव करेगी, इसमें हमें फैन वगैरह लगाने की अलग से जरूरत नहीं है। तो ये क्यों होगा, डेंसिटी डिफरेंस। समझ पा रहे, ये किसके नाते होता है, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। तो ये हम लोग डायरेक्टली आइस का यूज करके, डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, आइस का यूज करके टेम्परेचर को लो कर रहे हैं, रेफ्रिजरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये
फर्स्ट मेथड था डायरेक्ट आइस का यूज करके हम लोग रेफ्रिजरेशन मेंटेन कर रहे हैं, लो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा हमारा है ड्राई आइस। ये तो सिंपल हमारा आइस था, ठीक है, जो लिक्विड वाटर को, जिसे हम लोग आइस को क्या बोलते हैं, सॉलिड वाटर, है ना, सॉलिड वाटर। तो जो वाटर को हमने फ्रीज किया आइस में बना, वाटर को फ्रीज किया आइस में बना था, उस आइस की बात कर रहे थे। एक टर्म आता है ड्राई आइस। ड्राई आइस कुछ अलग है, ये वो आइस नहीं है। ये ड्राई आइस एक्चुअली होता क्या है, ड्राई आइस होता है सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, ठीक है। तो ड्राई आइस का यूज करके हम लोग सब्लिमेशन का मीनिंग अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ड्राई आइस का यूज करके, वो तो सिंपल आइस था, अभी यहां पे ड्राई आइस है। ड्राई आइस का मतलब सॉलिड CO2, आइस का मतलब सॉलिड वाटर, ठीक है, आइस का मतलब सॉलिड वाटर, और ड्राई आइस का मतलब क्या है, सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पे देखिए ड्राई आइस है क्या हमारा, अभी मैंने आपको बता दिया। ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस इज द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, दिस इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, -78 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना होता है, -78 डिग्री सेल्सियस। अरे यार, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना। अब गैस को आप फ्रीज कर रहे हो, सॉलिड में बना रहे हो, तो इसको फ्रीज करोगे लिक्विड में, फिर कन्वर्ट होगा सॉलिड में, तो इस नाते टेम्परेचर बहुत ड्रॉप होगा। आई एम कंसिडरिंग -78 डिग्री सेल्सियस, है ना, दिस इज फॉर सॉलिड CO2, ठीक है। फिर ड्राई आइस, जो कि ड्राई आइस का मीनिंग क्या हो गया, सॉलिड CO2 है, ये किसमें कन्वर्ट होता है, ड्राई आइस सॉलिड CO2। ड्राई आइस का मतलब क्या है, ये हमारा है सॉलिड, ये हमारा क्या है, ड्राई आइस का मतलब क्या हो गया, सॉलिड। इट कन्वर्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड, ये सॉलिड था ना, सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। ये कहां से कन्वर्ट होता है, सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। अब देखो, अगर हमारे पास सॉलिड है और सॉलिड से कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, गैस में, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। समझ पा रहे हो, सॉलिड से गैस, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में अगर कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन, ठीक है। अच्छा, अगर इसी का उल्टा हो जाए तो क्या बोलेंगे, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो, इसी का अपोजिट हो जाए तो इसका बोलते हैं एब्लिमेशन। तो इसे क्या बोलते हैं, एब्लिमेशन। सब्लिमेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, अब्लिमेशन। समझ पा रहे हैं। तो हमारे पास था सॉलिड CO2, वो कन्वर्ट हो गया गैस में, तो गैस में कन्वर्ट हो गया तो इसे हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन। इसे क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कुछ और चीजें अगर देखें, जैसे सब्लिमेशन तो क्लियर हो गया होगा, सॉलिड से हमारा गैस, सॉलिड से हमारा क्या हो रहा है, डायरेक्टली गैस में। वैसे क्या होता है, वैसे होता है सॉलिड से गर्म करोगे तो लिक्विड में जाएगा, लिक्विड को गर्म करोगे तो वेपर में जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, ठीक है। लेकिन यहां अगर सॉलिड से वेपर डायरेक्टली हो जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, और इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, एब्लिमेशन। इसका उल्टा हो जाएगा मतलब वेपर से सीधे सॉलिड बन जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एब्लिमेशन, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम और चीजें देख लेते हैं कि सॉलिड था, लिक्विड बना, वेपर बना, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्टली वेपर बना किसके कारण, इसको मैंने बोला सब्लिमेशन, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि सब्लिमेशन होता क्यों है। वेपर से सॉलिड होगा तो क्या होगा,
एब्लीमेशन। ये क्या था? एब्लीमेशन। अब बात आती है कि सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं मेल्टिंग। इसे क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड, इसका उल्टा होगा लिक्विड से सॉलिड, तो इसे बोलते हैं फ्यूजन। इसे क्या बोलेंगे? फ्यूजन। अभी आपको बताया था ना, लिक्विड था पानी, पानी को हमने किस में बदला था? आइस में, और वहां पर लेटेंट हीट की वैल्यू कितना आया था? 333 मैंने बोला था 7 किलो जूल पर केजी। याद है आपको? ये मैंने बोला था किसके लिए? आइस के लिए। ठीक है, कब? जब ये पानी किस में बदलेगा? आइस में। व्हेन दिस इज फॉर लिक्विड, लिक्विड का मतलब यहां पे H2O बोल रहा हूं, है ना, वाटर। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाए? आइस में। तो वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा तो कितना हीट निकालना पड़ेगा? 333.7 किलो जूल। 1 केजी पानी को 1 केजी आइस में बनाने के लिए कितना हीट निकालना पड़ेगा? 333.7 किलो जूल 1 केजी के लिए। उसी तरह से सॉलिड से लिक्विड होगा तो हमारा क्या होता है? मेल्टिंग। तो मेल्टिंग होगा तो यहां पर 333.7 किलो जूल की एनर्जी आपको देना पड़ेगा, तभी तो मेल्ट करेगा। यहां आपको मिलेगा, हीट को बाहर निकालना पड़ेगा और यहां पर हीट को सप्लाई करना पड़ेगा। दोनों में अंतर समझ पा रहे होंगे। तो सॉलिड से लिक्विड हमारा क्या था? सॉलिड से लिक्विड हमारा मेल्टिंग था। लिक्विड से सॉलिड हमारा क्या है? फ्यूजन था। ठीक है, लिक्विड टू वेपर और वेपर टू लिक्विड, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो लिक्विड टू वेपर और वेपर टू लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड टू वेपर को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, ठीक है। जैसे लिक्विड हमारे पास वाटर है और ये वेपर में कन्वर्ट हो जाए स्टीम, है ना, भाप, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। और अगर उल्टा हो जाए, यही जो भाप है, स्टीम है, इसको पानी में बदलना है, वाटर में, तो इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। इसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। समझ पा रहे हैं? फिर से मैं वो कर दे रहा हूं, मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, इसका उल्टा क्या होगा? फ्यूजन। सॉलिड से वेपर सब्लिमेशन, इसका उल्टा क्या होगा? एब्लिमेशन। लिक्विड टू वेपर वेपराइजेशन। एक टर्म आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन अलग चीज है, वेपराइजेशन अलग चीज है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक मेथड होता है इवेपोरेशन, रेफ्रिजरेशन का एक मेथड है, एक टेक्निक है जिससे कि हम लोग रेफ्रिजरेशन करते हैं। इवेपोरेशन एक मेथड है, एक टेक्निक है रेफ्रिजरेशन का। ठीक है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो दोनों में मैं अंतर भी आपको वहां पे समझा दूंगा। वेपराइजेशन और इवेपोरेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये यहां पर लिक्विड से वेपर हमारा हो गया, तो वेपराइजेशन मैंने बोला, और इसका उल्टा हो गया, वेपर से लिक्विड बनाना है तो उसको ठंडा करना पड़ेगा, इस नाते इसको बोला मैंने कंडेंसेशन। ठीक है, अब बात यह आती है कि ये सारी चीजें तो क्लियर होंगे। हमारा काम यह है ये समझना कि इवेपोरेशन क्यों हो रहा है, इवेपोरेशन क्यों हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये होता है प्रेशर, ये होता है टेम्परेचर। एक ग्राफ हम आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा इसे डिटेल में। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है ना, इसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। देखो, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट का मीनिंग आपको पता ही होगा, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा। ऐसा पॉइंट जहां पर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेज इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब समझ पा रहे हो? अगर ट्रिपल पॉइंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे सॉलिड रखोगे तो हमेशा सॉलिड रहेगा, लिक्विड रखोगे तो हमेशा लिक्विड रहेगा, वेपर रखोगे तो हमेशा वेपर रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रिपल पॉइंट प्रेशर है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं PTP, और ये ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है, मैं इसको लिख रहा हूं TTP। TP मतलब ट्रिपल पॉइंट। अब अच्छा, सपोज करो मैंने कोई सब्सटेंस लिया,
पानी है ना। अब जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट प्रेशर कम हो और एम्बिएंट प्रेशर ज्यादा हो, मतलब अगर यहां पे देखो ये सॉलिड होता है, ये होता है लिक्विड, ये होता है वेपर, और ये कौन सा पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। इस लाइन को क्या बोलते हैं, फ्यूजन लाइन, सॉरी ये हमारा क्या है, सब्लिमेशन, सब्लिमेट हो रहा है ना, तो दिस इज, ये हमारा सब्लिमेशन, हमारा सब्लिमेशन होगा, है ना, सॉलिड से वेपर, और ये हमारा सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, और ये हमारा, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, ये आपका है वेपराइजेशन, ठीक है, दिस इज वेपराइजेशन, ठीक है, और यहां पे हमारा क्या था, फ्यूजन, ठीक है, ये हमारा क्या था। अब सॉलिड से लिक्विड होगा तो मेल्टिंग होगा, इसका अलग होगा, ठीक है, अपोजिट, तो सॉलिड से लिक्विड हमारा मेल्टिंग होगा। अब देखो यहां से सॉलिड से लिक्विड कर रहे हैं तो मेल्ट कर रहा है, लिक्विड से वेपर कर रहे हैं तो वेपराइज हो रहा है, यहां सॉलिड है यहां वेपर है तो सॉलिड से वेपर कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, सॉलिड से वेपर करने पर ये हमारा क्या कह रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है। तो अगर आपने कोई सब्सटेंस लिया, आपने कोई सब्सटेंस लिया, सपोज करो यहां पर आपने कोई सब्सटेंस लिया, सपोज करो ये वाटर है या कोई भी सब्सटेंस है, अगर इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ट्रिपल पॉइंट से ज्यादा है, मतलब यहां है, तो इसको गर्म करोगे तो पहले सॉलिड किस में बदलेगा, लिक्विड में, फिर और गर्म करोगे तो लिक्विड किस में बदलेगा, वेपर में, समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर यही सब्सटेंस यहां पे रख दो, ये सब्सटेंस यहां पे रख दो, ठीक है, तो जब ये सब्सटेंस आप यहां पे रखोगे तो पहले ये जो सॉलिड होगा ना ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। यहां पे देखो ये जो सॉलिड था ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, लिक्विड में, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा था, वेपर में। तो कहीं ना कहीं यही एक पॉइंट है, यही एक वो जगह है जो डिसाइड करेगा कि जो सॉलिड है वो पहले लिक्विड में बदलेगा फिर वेपर में जाएगा या सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चला जाएगा। समझ पा रहे हो। अगर बॉडी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कोई भी सब्सटेंस उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि यहां पर, ठीक है, यहां पर उसका ट्रिपल पॉइंट प्रेशर ज्यादा हो, मैं इसको लिख के बता देता हूं आपको कंफ्यूजन ना रहे। इफ अ सब्सटेंस, ध्यान से समझिए इस चीज को, अ सब्सटेंस हैज मोर वैल्यू ऑफ किसका, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, मोर वैल्यू ऑफ ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर्ड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एज कंपेयर्ड किसके कंपैरिजन में, कंपेयर्ड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ पा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब समझ पा रहे हैं, जो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर है पीटीपी, ये वैल्यू ज्यादा है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में रखोगे, है ना, सो ऑन कीपिंग सब्सटेंस इन एटमॉस्फेयर, जैसे आप सब्सटेंस को कहां पे रखोगे, एटमॉस्फेयर में रखोगे, इन एटमॉस्फेयर, जैसे इस सब्सटेंस को कहां रखोगे, एटमॉस्फेयर में रखोगे, इट सब्लिमेट्स, ये क्या हो जाएगा, सब्लिमेट कर जाएगा,
सब्लिमेट होने का मतलब सॉलिड से सीधे क्या हो जाएगा, वेपर में। जैसे कपूर को अगर आप एटमॉस्फेयर में रख दो तो सॉलिड जो कपूर होगा वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो सब्लिमेशन हुआ कि नहीं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो उसका ट्रिपल पॉइंट प्रेशर होगा कपूर का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। जो कपूर का ट्रिपल पॉइंट प्रेशर होगा, तभी तो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर ज्यादा होने के कारण ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखा जाएगा, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सब्लिमेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम हमारे इस कंडीशन को देखें। देखिए ये मैंने कंडीशन लिया है, यहां पे देखिए इस वाले को। जो ड्राई आइस होता है, ड्राई आइस का ट्रिपल पॉइंट प्रेशर कितना होता है, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर लगभग, मैं डाटा लगभग ले रहा हूं, एक्चुअली वैल्यू होता है 5.11, एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है 5.11 एटमॉस्फेयर। यहां पर देखो लिखा हुआ है 5.11, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1। समझ पा रहे हो, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर किसका, सॉलिड CO2 का, सॉलिड CO2 का कितना होता है 5 एटमॉस्फेयर। अब इसको लेके आओ एटमॉस्फेयर में रख दो तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 एटमॉस्फेयर ये होता और 1 एटमॉस्फेयर ये, तो यानी कि आप कहीं यहां रखोगे, क्लियर है। जब आप यहां पे रखोगे, जब आप यहां पे रख रहे हो, यहां पे रख रहे हो, ये देखिए 1 एटमॉस्फेयर है, तो ये सॉलिड किस में फ्लैश होगा, ये तो सॉलिड है, तो ये डायरेक्टली फ्लैश होगा किस में, वेपर में। अच्छा, अगर ये ऐसे प्रेशर जहां की 5 एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, सपोज यहां रखते, तो यही सॉलिड CO2 पहले किस में कन्वर्ट होता, लिक्विड में, फिर ये कन्वर्ट होता वेपर में। लेकिन चूंकि इसका जो ट्रिपल पॉइंट प्रेशर है 5.11 है, और ये 5.11 एक से ज्यादा है, इस नाते ये सॉलिड होगा, डायरेक्टली फ्लैश हो जाएगा वेपर में। क्लियर समझ पा रहे हो। कोई भी सब्सटेंस तभी सब्लिमेट करेगा जब उसका ट्रिपल पॉइंट प्रेशर एम्बिएंट प्रेशर से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस नाते सॉलिड CO2, अब जब ये सॉलिड CO2 वेपर में जाएगा तो इसको कहीं ना कहीं से चाहिए होगा हीट। सॉलिड से सीधे वेपर बन रहा है ना, तो सॉलिड से वेपर जब बन रहा है तो इसको चाहिए होगा हीट, और वो हीट कहां से लेगा, जिस सब्सटेंस को रेफ्रिजरेट करना है उससे हीट को लेगा और उसको ठंडा कर देगा, वहां से हीट लेगा और खुद सब्लिमेट हो जाएगा, खुद क्या हो जाएगा, सब्लिमेट हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि वो बॉडी से हीट ले रहा है, इस नाते उस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इस नाते उस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर समझ पा रहे हैं। तो दिस इज प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब इसका यूज कहां करते हैं, हम इसका मोस्टली यूज कर रहे हैं नाउअडेज वी आर यूजिंग इन एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। कुछ डाटा हमारे लिए जरूरी है, अगर ये डाटा आप लिखते हैं एग्जाम में तो इट विल गिव यू सम मोर मार्क्स, अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। तो सॉलिड CO2 जिसे हम लोग ड्राई आइस बोल रहे हैं, ये कितना किलो जूल, कितना मतलब एनर्जी देता है, ये कितना हीट लेगा, 573 किलो जूल पर केजी। यानी 1 केजी अगर ड्राई आइस है, 1 केजी ड्राई आइस है, कितने -78 डिग्री सेल्सियस पे, तो कितना हीट ऑब्जर्व करेगा, इट विल टेक 573 किलो जूल 1 केजी ड्राई आइस के लिए, कितने टेम्परेचर पे, एट -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्लियर है। अभी तक हम लोगों ने 2 मेथड पढ़ा रेफ्रिजरेशन का। पहला हमारा था डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन या आइस रेफ्रिजरेशन, दूसरा हमारा था ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तीसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एयर या गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये पूरा एक चैप्टर है हमारे में सिलेबस में, पूरा एक चैप्टर है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यहां पर हम लोग बेसिक्स देखेंगे, जब हम रेफ्रिजरेशन, एयर रेफ्रिजरेशन पूरा पढ़ेंगे या गैस रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे, वहां पर आपको फुल डिटेल में मैं बताऊंगा। अभी यहां पर हम लोग बेसिक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो गैस को लोअर करते हैं जब एक्सपेंशन के द्वारा, मतलब उसके टेम्परेचर को कम करेंगे बाई एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का समझ पा रहे हैं, बाई लोअरिंग इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर।
ठीक है। तो टेम्परेचर को लो करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। किसका, गैस का एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब ये बताओ, एयर का फेज चेंज कर रहे हैं, नहीं, एयर का फेज चेंज नहीं करते हैं। तो इस नाते मैंने लिखा है कि दिस इफेक्ट रिजल्ट्स विदाउट चेंज इन फेज, विदाउट चेंज इन फेज, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, पहले वो देखें कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास एक ये सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है या सिंपल गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल है, ठीक है। इसको डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। अभी बस हमारा जो काम है इस वाले पोर्शन को समझना। किस वाले पोर्शन को, देखो ये वाले पोर्शन, ठीक है। इस वाले पोर्शन को समझना केवल हमारा काम है। ये पूरा चीज बाद में समझेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा हल्का डिटेल आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए, ये एक नंबर है, ये कंप्रेसर है, इसका काम है कंप्रेस करना, ठीक है। तो ये वाला प्रेशर P1 है, ये वाला प्रेशर क्या है P1, और कंप्रेस करने के बाद प्रेशर बढ़ जाएगा P2, ठीक है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। देखो S1 और S2 दोनों बराबर है कि नहीं, S1 बराबर क्या है S2, S1 बराबर क्या है S2। तो S1 बराबर S2 होने के नाते यहां पर देखो एंट्रोपी बराबर है, इस नाते इसको बोलेंगे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। फिर यहां पे गया, यहां पे हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, हीट एक्सचेंजर हमारा क्या करेगा, हीट को बाहर रिजेक्ट करेगा। अब देखो यहां पे टेम्परेचर T2 था, ये देखो ये टेम्परेचर ज्यादा है कि नहीं। जब यहां से ये हीट को रिजेक्ट करेगा तो उसका टेम्परेचर घटता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो टेम्परेचर क्या हो गया, घट गया, ठीक है। ये सारे डिटेल्स की ये लाइन ऐसा ही क्यों जा रहा है, ये डाइवर्जिंग क्यों है, ये सारा फुल डिटेल मैं आपको उस चैप्टर में पढ़ाऊंगा एयर रेफ्रिजरेशन में, ठीक है। ये लाइन ऐसा ही क्यों बना, फेज चेंज क्यों नहीं हुआ, ये आइसेंट्रोपिक क्यों है, ये सारा डिटेल मैं वहां पे बताऊंगा। अभी हमारा काम इसको जानना नहीं है, हमारा काम है कि बस इतना जानना कि जब एयर का एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर ड्रॉप क्यों करता है, कैसे करता है, ये चीज जानना हमारा जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग जानेंगे। बाकी और डिटेल रेफ्रिजरेशन का जब हम लोग गैस रेफ्रिजरेशन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पे मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि यहां पर मीनिंग क्या है, कहां पे कंप्रेशन। अब जैसे यहां पर कंप्रेशन वर्क दिया जा रहा है WC, ठीक है। और अच्छा देखो, ये क्लॉकवाइज साइकिल है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। क्यों, क्योंकि ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है ना। अगर ये इंजन वाला होता तो ये क्लॉकवाइज घूमता, ये देखो कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। चलिए अब टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। अब देखिए, अब यहां से यहां एक्सपेंड कर रहे हैं, यहां से यहां क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। देखो 3 से 4 हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। 3 to 4 हमारा क्या है, एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन किसमें है, टरबाइन में। ये हमारा क्या है, टरबाइन। देखो यहां 3 नंबर है, 3 से 4, 3 से 4 में हम लोग जा रहे हैं। तो टरबाइन कैसे पहचानोगे, देखो कोई कहेगा कि ये बताइए ये वाला टरबाइन है कि ये वाला टरबाइन है ना, आप ऐसे नहीं बता सकते। आपसे कोई पूछे कि बताओ ये वाला टरबाइन है कि ये वाला टरबाइन, आप ऐसे नहीं बता सकते। कहोगे कि आप अगर एंट्री यहां पे करोगे और एग्जिट यहां पे करोगे तो ये टरबाइन है। टरबाइन क्यों है, क्योंकि इसका देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और अगर इसमें एंट्री यहां पे करोगे, एग्जिट यहां पे करोगे तो ये टरबाइन है। और सेम डायग्राम, एंट्री यहां पे करोगे, एग्जिट यहां पे करोगे, तो देखो वॉल्यूम कम हो रहा है ना, तो इसको कंप्रेसर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेसर। इसी नाते देखो कंप्रेसर कैसे डिसाइड किया गया है, एंट्री जहां हो रही वहां पर ज्यादा वॉल्यूम है, एग्जिट जहां पे हो रही वॉल्यूम कम है, इस नाते इसे कंप्रेसर बोल रहे हैं। टरबाइन पे एंट्री कम वॉल्यूम पे हो रही है और एग्जिट ज्यादा वॉल्यूम पे हो रही है, इस नाते इसको टरबाइन बोल रहे हैं। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा काम यह है कि देखो 3 से 4, देखो 4 नंबर पे जो टेम्परेचर है, जो 4 नंबर पे टेम्परेचर है T4, ये T4 कम है कि नहीं, देखो T4 की वैल्यू T3 से कम है कि नहीं, समझ पा रहे हो।
और ये जो T4 है ये T4 क्या T1 से कम है कि नहीं बताओ यार। ये तो T1 है मेरे भाई, ये T1 है। T4 की वैल्यू T1 से कम हो गया कि नहीं। रेफ्रिजरेशन का क्या मीनिंग था, टेम्परेचर को कम करना है। किसके टेम्परेचर से, एम्बिएंट के टेम्परेचर से कम करना है। तो एम्बिएंट का टेम्परेचर T1 था और रेफ्रिजरेशन के बाद टेम्परेचर T4 आया और T4 की वैल्यू T1 से कम है, तो रेफ्रिजरेशन हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस का टेम्परेचर एम्बिएंट के टेम्परेचर से कम हो गया, इस नाते रेफ्रिजरेशन हुआ। ये रेफ्रिजरेशन क्यों हुआ, यहां पे देखिए, ड्यू टू एक्सपेंशन। ठीक है, 3 से 4 हमारा क्या हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था। क्लियर है। तो ये एक्सपेंशन हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। ठीक है, उस एग्जाम्पल को लूंगा तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इसको मैंने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, एक कैलकुलेशन है, आपको इससे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली रेफ्रिजरेशन हो कैसे रहा है। ठीक है, चलिए मैं रफ डायग्राम बना लेता हूं। देखिए एक हमारे पास क्या था, कंप्रेसर। ठीक है, यहां पे कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर से देखो क्या कर रहा है, एज्यूमिंग इनटेक टेम्परेचर ऑफ एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं इसको 1 मान रहा हूं, समझ पा रहे हो, ये एम्बिएंट का कंडीशन है, तो मैं T1 बराबर, चूंकि कैपिटल लिख रहा हूं तो केल्विन में लिखूंगा, तो 15 + 273, तो ये कितना हो गया, ये 288 केल्विन हो गया कि नहीं। ठीक है, अब एंड प्रेशर कितना है, 1 बार। प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक। इसको कंप्रेस करोगे तो ये कंप्रेसर है, इसको कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस कर दोगे तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसका प्रेशर कितना बढ़ गया, 5 एटमॉस्फेयर। देख रहे हो, इज कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली टू 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पे 1 एटमॉस्फेयर था, यहां पे कितना हो गया, 5 एटमॉस्फेयर। कंप्रेस करने से इसका प्रेशर बढ़ गया। अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा क्या, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर भी क्या होगा, T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा होगा। अब आपने थर्मोडायनेमिक्स में, चूंकि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक का मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, T2/T1 बराबर P2/P1 पे पावर गामा -1 अपान गामा। और गामा तो मैंने आपको बताया था, गामा की वैल्यू क्या होता है, चूंकि यहां पर एयर है तो Cp/Cv होगा। Cp कितना होता है, 1.005 किलोजूल पर केजी, और Cv कितना होता है, 0.718, इसकी वैल्यू आता है 1.4। तो गामा की वैल्यू कितना आता है, 1.4। तो चूंकि गामा की वैल्यू नहीं दिया है तो एयर की वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, 1.4। तो अब देखो P2 की वैल्यू कितना है भाई, P2 है 5 बार, 5 एटमॉस्फेयर, मैं इसको लिख दे रहा हूं 5। P1 कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, तो मैं लिख देता हूं 1, दिस इज 1। ठीक है, और इसके ऊपर पावर कितना है, गामा की वैल्यू 1.4 -1 बटे 1.4। समझ पा रहे हो। ठीक है, अब मैं यहां से T1 की वैल्यू कितना है, T1 की वैल्यू है 288 केल्विन। T1 की वैल्यू है 288 केल्विन। तो T2 जरा हम निकाल लेते हैं, T2 की वैल्यू हम निकालते हैं, यहां से T2 की वैल्यू निकालो। T2 बराबर T1, T1 मतलब 288, और ये हो गया 5 पे पावर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.2857। ठीक है, गामा 1.4 -1 अपान 1.4। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, 5 पे पावर 0.2857 इंटू 288, ये कितना हो गया, T2 की वैल्यू हो गया 456.12 केल्विन। टेम्परेचर बढ़ गया। देखो T2 की वैल्यू आया यहां पर
456.12 केल्विन। फिर क्या कह रहा है, फिर वो कूलर में जाता है। कहां पे जाता है, कूलर में, ठीक है। कंप्रेसर के बाद कहां जाता है, यहां पे कूलर लगा होता है, तो कूलर लेके जाता है, तो ये 1 ये 2 हो गया, ये 3 नंबर हो गया। तो कूलर में क्या करेगा, एयर कूलर में ठंडा हो जाएगा ना, तो ठंडा होने के बाद उसका टेम्परेचर कितना आया, 15 डिग्री सेल्सियस। तो T3 हमारा कितना हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 288 केल्विन। अब प्रेशर अभी भी 5 बार है, 5 एटमॉस्फेयर है, क्योंकि कूलर जो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पे गया तो एक टरबाइन मुझे मिला, और टरबाइन से मैंने एक्सपेंशन कराया, ठीक है। टरबाइन से मैंने क्या किया, एक्सपेंशन। अब रेफ्रिजरेशन यहीं पे आने वाला है, तो इसका देखिए शुरू में टेम्परेचर कितना था, 288। अगर यहां का टेम्परेचर 288 से कम हुआ, अगर यहां पर जो मैं 4 नंबर ले रहा हूं, अगर T4 की वैल्यू T1 से कम हुआ, तब बोलेंगे कि रेफ्रिजरेशन हुआ। तभी हम लोग क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेशन हुआ। नहीं तो रेफ्रिजरेशन नहीं हो रहा होगा। समझ पा रहे हैं? तो अब बताओ, जैसे 1 से 2 में ये फार्मूला मैंने लगाया था, तो क्या वैसे 3 से 4 में ये फार्मूला नहीं लग सकता? बिल्कुल लगा सकते हैं। इस फार्मूले को लगाइए, ठीक है। मैं सिंपलिसिटी के लिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये चैप्टर हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे रेफ्रिजरेशन से रेफ्रिजरेशन हो रहा है, एक्सपेंशन होने से रेफ्रिजरेशन कैसे हो रहा है, कैसे टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, बस इतना। ये जो कैलकुलेशन आपको समझना नहीं है, आपको फाइनली बस ये समझना है कि क्या T4 की वैल्यू T1 से कम हो रहा है। क्योंकि अभी तो मैंने आपको ये फार्मूला ना तो डिराइव करा, ना तो मैंने ये बताया कि ये किस कंडीशन में यूज करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर है, वहां पे हम लोग चीजों को अच्छे से समझेंगे। अब बताइए 3 से 4 में लगा दो, 3 से 4। मैं क्या करता हूं, T2 के जगह पे T3 लिख देता हूं, T1 के जगह पे 4 लिख देता हूं, ठीक है। 3 से 4 में लगा, जैसे T2 से T1 में लगा था, 2 से 1 में, इसी तरह से 3 से 4 लग दो। तो भाई जब 2 था तो P2 यूज किया था, तो 3 था तो P3 यूज करोगे। समझ पा रहे हो? अब T1 है तो P1 यूज किया, T4 है तो P4 यूज करोगे, और इस पे पावर गामा -1 अपान गामा तो आना ही है। अब P3 कितना है, P3 भी कितना है, 5, और P4 कितना है, जो प्रेशर यहां पर होगा, तो ये 5/1, तो अगेन ये 5 पे पावर 0.2857। समझ पा रहे हो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे ऑपरेट कर रहा है, ये भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे ऑपरेट कर रहा है। तो यहां से T3 आपको पता है कि नहीं, T3 आपको पता है, T3 288 केल्विन। T4 जरा निकाल के बताओ मुझे, यहां से क्या है, T4 निकालोगे तो 288/5 पे पावर 0.2857, इसकी वैल्यू निकालो जरा, कितना आ रहा है, 181.84 केल्विन, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जो एक्सपेंशन से पहले जो टरबाइन लगा था ना, ऐसे टरबाइन लगा था, एक्सपेंशन से पहले इसका टेम्परेचर कितना था, 15 डिग्री सेल्सियस या 288 केल्विन। एक्सपेंशन के बाद क्या हुआ, कितना टेम्परेचर, इसको सेल्सियस में बदलो, इसको सेल्सियस में बदलोगे तो -273, दिस इज -91.11 डिग्री सेल्सियस। समझ पा रहे हो? जो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था, जो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था, यहां पर आ रहा है -91.11 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में 181.84 केल्विन। समझ पा रहे हैं? ये टरबाइन लगाने का। तो ये बस मैं समझाना चाह रहा था, ये कैलकुलेशन समझाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। समझाने का ऑब्जेक्टिव बस ये है कि जब एयर एक्सपेंड करेगा, देखो यहां पर प्रेशर कितना था, 5 एटमॉस्फेयर, और यहां पे प्रेशर कितना था, 1 एटमॉस्फेयर।
तो 5 एटमॉस्फेयर से जब ये 5 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे आया, यानी कि जब इसका प्रेशर घटा तो इसका टेम्परेचर भी क्या हो गया, घट गया। इसका टेम्परेचर भी क्या हो गया, घट गया। पहले 15 डिग्री सेल्सियस था, अब हमारा कितना हो गया, -91.1 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये मेथड है जो रेफ्रिजरेशन का, दिस इज नोन एज एयर रेफ्रिजरेशन और गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। समझ पा रहे हैं? दिस इज द वे, ये एक तरीका है रेफ्रिजरेशन का। दिस इज द वे ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्लियर है?